नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के संविधान के परिचय से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ये भारत के संविधान का पहला वीडियो ट्यूटोरियल है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं प्रश्नों को हम। पहला प्रश्न आता है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है ना। तो चार विकल्प हैं, भारत, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। तो सही विकल्प को आप देखिए कौन सा होगा। चलिए मैं टिक करता हूँ। तो विश्व का पहला जो लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। ठीक है, विश्व का लिखित संविधान कहाँ पर का है? अमेरिका का लिखित संविधान है पहला। ठीक है, इस प्रकार से आप सही विकल्प को क्लिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आप गलत को क्लिक करेंगे 0.25 का माइनस मार्किंग होगा। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिखाता जाएगा। तो केवल क्विज नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं और ये पूरे सिलेबस के अनुसार है। अगला प्रश्न को हल करें। मैं आपको डिटेल समझाता जाऊंगा। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर ये क्विज को खुद खेलिएगा, है ना। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? देखिए विकल्पों को। तो इसका सही उत्तर है भारत, है ना। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? विकल्पों को देखिए। चलिए मैं उत्तर बताता हूँ। तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अब यहाँ पर इसका हमको अर्थ समझना पड़ेगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। देखिए अंशतः कठोर का अर्थ होता है कि जो लोग भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं उनके लिए भारत के संविधान में सजा का प्रावधान है, कठोर दंड का प्रावधान है। और अंशतः लचीला का अर्थ ये होता है कि भारत के संविधान में आम जनता के भलाई के लिए संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला प्रकार का है। ठीक, क्लियर है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसका अर्थ पता चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अब हम लोग। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? विकल्पों को देखिए। चलिए मैं आंसर क्लिक करता हूं। 22। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन को। भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मतलब अनुसूचियों की संख्या 8 थी, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मैंने इसके पहले प्रश्न में आपको बताया है कि भारत का संविधान अंशतः लचीला भी है, अर्थात आम जनता अर्थात जनता के हित के लिए इसमें संशोधन किया जाना भी संभव है। तो जब भारत देश के मुखिया लोगों को ये लगा कि भाई आम जनता के हित के लिए इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ नए भाग जोड़ने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया, है ना, जिससे कि यह अंशतः क्या हो गया? लचीला हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपको निकालना है अच्छे से, तो उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद फिर हमको क्या करना है कि उसमें से ऑब्जेक्टिव को देखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव को देखने के साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव को हमको समझना है, ऑब्जेक्टिव को हमको रटना नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? देखिए विकल्पों को। चलिए क्लिक करता हूं मैं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी,
ये लड़ाई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। इसमें अंग्रेजों के जो प्रमुख थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना। अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये प्लासी की लड़ाई संविधान में कहाँ से आया, तो मैं आपको बताऊं कि प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इन दोनों युद्धों को जीत लेने के बाद, ये दोनों युद्ध कौन जीता, तो अंग्रेज जीत गए, है ना। और इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। अब बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित तो हो गई, लेकिन अब अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो ये था कि हमने सत्ता तो स्थापित कर ली है, जीत तो लिया इसको, लेकिन इसको हम चलाएं कैसे। क्योंकि किसी चीज़ को जीतना एक बात होता है और उस भाग पर अच्छे से प्रशासन चलाना दूसरी बात होता है। क्योंकि आंतरिक विरोध, वहाँ के लोगों का, वहाँ की जनताओं, लोगों का विरोध करेंगे उन लोगों का, है ना। तो ये कैसे चलाएं, इसी के लिए इन्होंने समय समय पर नियमों को पारित किया, और यही नियम क्या कहलाए, एक्ट कहलाए। समझ में आई बात। तो इसको पूरा को हमको इस डिटेल में समझते जाना है, ताकि हमको कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही आया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध, देखिए विकल्पों को आप, चलिए मैं सही विकल्प को क्लिक करता हूँ, 1764। तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम के बीच में हुआ था, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला एक्ट कब पारित किया। देखिए विकल्पों को आप, चलिए मैं विकल्प को क्लिक करता हूं, तो 1773। तो 1773 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला एक्ट पारित किया था, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, है ना। जिसमें अब देखिए, प्लासी की लड़ाई जीत लिया अंग्रेज लोग, बक्सर का युद्ध भी जीत लिया अंग्रेज लोग, जिससे भारत के बहुत बड़े हिस्से पर क्या हो गया, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। अब इस सत्ता को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, ताकि उनको यहाँ से हटाया न जाए और एक निश्चित नियम कानून भी हो, है ना, तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर बहुत से नियम पारित किए। इसी में जो पहला नियम पारित किया था वो नियम कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो कभी भी यदि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में पारित पहला एक्ट कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। देखिए विकल्पों को, चलिए मैं बताता हूँ। 1773, तो 1773 में एक एक्ट पारित किया था ब्रिटेन की सरकार ने, मतलब इंग्लैंड ने, है ना। अब इस समय क्या था, घटना को थोड़ा समझिए, है ना। ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है ये, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में मैं मेंस का सिलेबस को भी कवर करूंगा, मतलब वैसे ही उसी प्रकार से उसको ले जाऊंगा, आपको पूरा कहानी बताऊंगा। मेंस में क्या होता है, मेंस में बच्चे लोग क्या सोचते हैं एक्चुअल में, बहुत सारे बच्चे लोग का प्रश्न आता है, बोलते हैं सर मेंस का तैयारी कैसे करें, मेंस के लिए कौन सा पुस्तक को प्रिफर करें हम लोग, है ना। एक्चुअल में देखो क्या होता है कि मेंस में पुस्तक में सब कुछ नहीं लिखा रहता है। मैं आपको बताऊं, पुस्तक में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा एक जगह पर, है ना। और मेंस का तैयारी आप इतना सारा पढ़ भी नहीं सकते, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है, आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनना पड़ता है। अब कहानी आप सुनोगे, कारण को आप जानोगे, तो क्या होगा, परीक्षा में जब वैसा प्रश्न आएगा तो आप कहानी सुने रहोगे, आपके दिमाग में चीज़ घूमता रहेगा, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि इंग्लैंड, ब्रिटेन की तरफ से एक कंपनी आई थी भारत व्यापार करने के नाम से, है ना, और उसका नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो भारत आई और व्यापार करने लगी, लेकिन कुछ समय बाद जब भारत से बहुत ज़्यादा राजस्व कमाने लगी, वो भारत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी, तो क्या हो गया कि वो अनियंत्रित हो गए। अनियंत्रित हो गए मतलब अपने मन से कुछ भी काम कर लेते, कैसा भी कर लेते, लेकिन इसकी सूचना अंग्रेज़ों को इंग्लैंड में, ब्रिटेन में नहीं दी जाती। तो यहाँ पर अब ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले चिंतित हो गए कि भाई हम ही लोग भेजे थे व्यापार करने के नाम से, और अब हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, उन लोग अनियंत्रित हो गए हैं,
और इसको कैसे किया जाए। तो इसलिए 1773 में उन्होंने पहला जो एक्ट पारित किया उसमें भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारे नियम बना दिए कि भाई आपको ये नियम मानने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है यहाँ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके कार्यों को क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। देखिए, जो क्वेश्चन को क्लिक करता हूँ मैं, अगर सही है ना तो ग्रीन हो जाता है वो, और गलत होगा तो रेड कलर से हो जाएगा ना। एक 8 मैं आपको रेड कलर से भी करके बताऊंगा। किस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? देखिए विकल्पों को। चलिए, तो इसका सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसी के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। लेकिन मैं जानबूझ के इसको गलत क्लिक कर रहा हूँ। देखिए 1774 कर देता हूँ। ये देखिए रेड कलर हो गया, मतलब मैंने उत्तर क्या दिया, गलत। अब मेरा 0.25 नंबर कट गया होगा यहाँ। खैर, मुझे तो आपको समझाना है ना, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का अर्थ क्या होता है कि एक बहुत बड़े हिस्से पर किसी भी एक जगह से सत्ता चलाई जाए। जैसे जब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो उस समय क्या होता था, नियम बनते थे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और उनको फॉलो कहाँ करवाया जाता था, पूरे भारत के उन हिस्सों पर जहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित है ना। फिर चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, है ना, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र, जो भी एरिया है जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये सब का नियम कहाँ बनता, तो ये सब का नियम बनता कहाँ पर, ब्रिटेन में बनता, और उसको फॉलो कहाँ करवाया जाता, भारत के सभी भूभागों पर करवाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, केंद्रीय प्रशासन कहा गया। ठीक है, समझ में आया। तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब समझ गए। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है जब किसी एक जगह से बहुत सारे भूभागों पर आपका प्रशासन चलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। किस एक्ट के माध्यम से भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली? देखिए विकल्पों को। चलिए उत्तर क्लिक करते हैं। 1773। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उस समय। तो भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। कैसे मिली, तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर एक एक्ट पारित किया गया था। 1773 का जो एक्ट पारित हुआ था उसमें यह कह दिया गया था कि अब उसके माध्यम से क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया गया। मतलब हर वह काम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी उसके बारे में पहले सूचना किसको देगी, इंग्लैंड और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, और उनसे अनुमोदन करवाएगी उस चीज़ का। जब इंग्लैंड और ब्रिटेन की गवर्नमेंट एग्री होगी तभी वह काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिल गई। ठीक है, ओके, है ना। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? देख लीजिए विकल्पों को। चलिए क्लिक करता हूं मैं। तो जो 1773 का एक्ट है उसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल, मतलब पद का नाम को बदल दिया गया। अब तक जो गवर्नर कहलाता था अब वो क्या कहलाने लगा, गवर्नर जनरल कहलाने लगा, है ना। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल था, है ना, वही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल से शुरू से एक संभ्रांत रहा है, ज़्यादा राजस्व देने वाला एरिया रहा है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, और मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल ज़्यादा राजस्व वसूल रहा था, ज़्यादा पैसा वसूल रहा था और ब्रिटेन की सरकार को भेज रहा था।
तो बोले भाई आज से भारत में आप मुखिया हो, बंगाल के गवर्नर जनरल को कह दिया गया कि आज से भारत में आप मुखिया हो और आप ये दोनों गवर्नर जो हैं इनसे काम करवाइए और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को राजस्व भेजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना घटी। तो थोड़ा सा क्या है, इस प्रकार से यदि आप समझ के पढ़ोगे ना तो आप चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम में आप आसानी से उसको लिख सकते हो। प्लस आपको कैसा भी प्रश्न घुमा के पूछ ले कभी आपको डाउट नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी सरकार का निर्माण किया गया? विकल्पों को देखिए आप। चलिए क्लिक करता हूं मैं। 1773। तो 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी सरकार का निर्माण किया गया था। अब ये प्रेसिडेंसी सरकार क्या थी, इसको थोड़ा जानिए। जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, उसने कल एक लोकल सरकार का निर्माण कर दिया, मतलब लोकल एक गवर्निंग बॉडी बना दी इंडिया में, है ना। और वो गवर्निंग बॉडी कहाँ थी? कलकत्ता में। कलकत्ता आपको पता है राजस्व देने वाला एरिया है। तो उसमें जो इन्होंने एक परिषद बना दी, इन्होंने गवर्निंग बॉडी बना दी। उस गवर्निंग बॉडी में एक गवर्नर जनरल होते थे और उनकी परिषद के 4 लोग, मतलब टोटल 5 लोग थे। अब यहाँ पर क्या होता था कि इंग्लैंड से जो भी आदेश आता था, ब्रिटेन से जो भी आदेश आता था अंग्रेज सरकार का, वो आता था कलकत्ता। और कलकत्ता आने के बाद जो शासन आदेश आता था, कलकत्ता आने के बाद कलकत्ता के जो 5 लोग थे, एक मुखिया और 4 उसके सदस्य, ये पांचों मिल करके उसको क्या करते थे? भारत पर लागू करवाते थे। इस प्रकार से कहा गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में एक प्रेसिडेंसी सरकार का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ें। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? अगला क्वेश्चन है। चलिए बताऊं उत्तर में। 1773। देखिए गलत को मैंने किया, रेड हो गया। 1774। अब देखिए यहाँ पर इसका विवरण सुनिए आप। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में की गई थी। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में था कि भाई 1774 में क्या किया गया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। अब ये सुप्रीम कोर्ट का स्थापना क्यों किया गया? भाई जब अंग्रेज जो थे वो भारत को लूटने ही आए थे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों कर रहे हैं? देखिए सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते, सब कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, सब शासक भी एक जैसे नहीं होते। निश्चित रूप से कुछ अंग्रेज बुरे थे तो कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो क्या होता है, अक्सर हमको उसका एक पहलू बताया जाता है। लेकिन यदि हमें प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, यदि हमने अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को विकसित करना है, तो हमें सिक्के के दोनों पहलुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है ना। ठीक है, तो कुछ अंग्रेज जो थे वो अच्छे भी थे। उन्होंने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई कि भाई अब जो भारत में जो भी मामले होंगे, यदि आप अंग्रेज़ों की सुन रहे हैं तो आपको भारतीयों की भी सुनना चाहिए। तो इसके लिए केस चलाए जाएं और प्रॉपर एक न्याय व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से कलकत्ता में क्या किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, है ना। ठीक है, तो इसमें 4 जज थे। तो जो प्रमुख जज थे उनका नाम था क्या? उनका नाम था एलिजाह इम्पे और उनके 3 सहायक जज थे। एक सहायक जज का नाम था चेम्बर्स, एक का नाम था लिमेस्टर और एक का नाम था हाइड। इस प्रकार से 4 जज थे और ये लोग क्या करते थे? सुनवाई करते थे भारत में, है ना। कभी भी किसी को चीज़ को पढ़ें तो ब्रॉड वे में पढ़ें, उसका पूरा जानकारी को पढ़ें, है ना। भले मुँह जबानी याद ना हो आपको, लेकिन जब विकल्प आएंगे तो तुरंत आपका दिमाग दौड़ेगा कि भाई इसका सही विकल्प ये है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में रिश्वतखोरी को बंद किया गया? विकल्पों को देखें। चलिए मैं क्लिक करता हूं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में रिश्वतखोरी को प्रतिबंधित किया गया, है ना। 1773 में अंग्रेजों ने देखा कि भाई भारत में, ब्रिटेन की सरकार देख रही थी कि भाई भारत में रिश्वतखोरी फैल रही है, मतलब लोग पैसा देके अपना काम जल्दी करवा ले रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने, ब्रिटेन की सरकार ने बोला यार ये तो बहुत गलत चीज़ है और इस प्रकार से तो पूरा प्रशासन खोखला हो जाएगा, हमको तो लंबे समय तक भारत में रहना है।
तो उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट में एक नियम लिखा कि भाई भारत में रिश्वत लेना या रिश्वत देना या फिर भारत के लोगों से किसी प्रकार का उपहार लेना, क्योंकि भाई उपहार ले रहा है तो वो भी रिश्वत का ही एक रूप है, तो रिश्वत लेना देना या उपहार लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस प्रकार का उपहार या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में रिश्वतखोरी को पूर्णतः क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या होता है वीडियो की साइज बहुत लंबी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप समझेंगे उस बात को। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के सभी मामलों की जानकारी ब्रिटेन की सरकार को देना अनिवार्य हो गया? विकल्प देखें। चलिए मैं उत्तर बताता हूँ, 1773। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई भारत में कौन काम कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा राजस्व मिलने लगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका, तो वो क्या है, यहाँ के बातों के बारे में जानकारी ब्रिटेन की सरकार को देते ही नहीं थे। अब जिसके कारण ब्रिटेन की सरकार को कुछ पता चलता नहीं था, तो उन्होंने देखा यार ये तो गड़बड़ है, इस हिसाब से तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही भारत में, वो तो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट एक आदेश पारित कर दिया कि भाई चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा मामला हो, हर मामले की जानकारी, भारत से संबंधित हर प्रकार के मामले की जानकारी आपको ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना बिल्कुल ज़रूरी है, आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है यहाँ कि 1773 के एक्ट के माध्यम से यह निर्धारित कर दिया गया कि भारत से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले की जानकारी आपको ब्रिटेन की सरकार को देनी ही होगी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने दूसरा एक्ट कब पारित किया? देखिए विकल्पों को, चलिए क्लिक करता हूँ सही। तो 1773 के एक्ट की कमियों, कुछ कमियां उसमें रह गई थी 1773 के एक्ट में। देखिए कोई भी नियम एक बार में परफेक्ट नहीं होता है ना, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने 1781 में एक एक्ट पारित किया था, और इस एक्ट का नाम उन्होंने रखा था, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसका नाम रखा था, और इसमें जो 1773 के एक्ट में जो बातें जोड़ना रह गई थी उनको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया? मैंने पहले ही बताया आपको कि जो कलकत्ता था वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाला था, और तो यहाँ पर क्या किया कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने देखा भाई बाकी लोग तो ठंडे पड़ रहे हैं, कलकत्ता वाले जो हैं वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता की सरकार को बोला कि भाई आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए नियम आप ही बनाओगे, आप बनाओ नियम, कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा रेवेन्यू हमको आना चाहिए। मतलब एक निर्धारित कर देते कि भैया बंगाल से, बिहार से ऐसा रेवेन्यू आएगा तो वो रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ? देखिए गलत विकल्प को मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, रेड हो गया। तो किस एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ? तो भारत में दोहरा प्रशासन जो शुरू हुआ वो हुआ 1784 के एक्ट से। तो 1784 में ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। अब ये पीट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था कि दो संस्थाओं का निर्माण किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया, दोहरा प्रशासन। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स क्या था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा बोर्ड या संस्थान व्यापारिक मामलों को देखता था? विकल्प देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो एक्ट पारित किया गया था
उस एक्ट में क्या किया गया था, दो संस्थाओं का दोहरा प्रशासन इसी को बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो यहाँ निर्धारित किया गया। अब यहाँ पर घटना क्या घटती है, घटना ये घटती है कि भाई कलकत्ता को अधिकार मिल गया है पूरा, कि भाई आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाएं। अब कलकत्ता की सरकार ने यहाँ पर क्या बोला, कलकत्ता के गवर्नर जनरल ने यहाँ पर क्या बोला कि भाई मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है और हम देख नहीं पाते हैं और काम अव्यवस्थित हो रहा है, तो इसके लिए इसमें काम में क्या होती है, देरी होती है। तो उन्होंने बोला, इंग्लैंड वालों ने बोला कि भाई एक काम करो, आप इसको दो भागों में बांट दो, दो संस्थाएं बना दो अलग अलग। एक बना दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगी वो क्या करेगी, केवल व्यापार से संबंधित मामलों को देखेगी। और दूसरा बना दो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा वो क्या करेगा, केवल और केवल आपके राजनीतिक और अन्य मामलों को देखेगा। इससे क्या होगा, काम डिवाइड हो जाएगा, और यदि काम डिवाइड होगा तो काम तो अपने आप फास्ट हो ही जाएगा। और इसी को क्या कहा गया, दोहरा प्रशासन, है ना। अब मेंस में भी प्रश्न को पूछता है, दोहरे प्रशासन को समझाएं, दोहरा प्रशासन क्या है इसको एक्सप्लेन करें। तो दोहरा प्रशासन मतलब और कुछ नहीं है, दोहरा प्रशासन का सीधा सीधा अर्थ है ऐसा प्रशासन जिसमें अंग्रेज सरकार ने काम को विभाजित कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, जिससे कि काम व्यवस्थित हो सके, जल्दी हो सके, सुचारू रूप से हो सके और उसमें गलतियां ना हो। ठीक। और मैं मेंस के भी वीडियो डालूंगा, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें ऐप में क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि भाई सर का वीडियो कब आया, सर कब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपको पूरा एक्सप्लेन होगा। मत करो कोचिंग, घर में बैठो, घर में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो। जिन लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी आराम से पढ़ सकते हो, और जितना हेल्प लगेगा मैं दूंगा ना भाई, मैं बैठा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि अब भारत में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। देखिए विकल्पों को, चलिए क्लिक करूं। 1793, ठीक है। तो 1793 में ब्रिटेन की सरकार ने, अब मैं ब्रिटेन की सरकार बोलूं चाहे इंग्लैंड की सरकार बोलूं, मतलब एक ही है ना, क्योंकि वो जो संसद थी वो इंग्लैंड में थी। ठीक है। तो 1793 में ब्रिटेन की सरकार ने एक एक्ट पारित किया कि जिसे चार्टर्ड अधिनियम कहा गया। एक्ट मतलब नियम, है ना, चार्टर्ड अधिनियम कहा गया। इसमें क्या बोले उन लोग, इसमें उन लोग ये बोलते हैं कि भाई भारत में अब यहाँ पर क्या होने लगा, भारत में अधिकारी और कर्मचारी काम करने लगे। अब उन लोग क्या करते हैं, अपने काम में कोताही करते, ढंग से काम करते नहीं, बोले राजस्व ज़्यादा वसूला जाता। अब इंग्लैंड वालों को क्या मालूम कितना राजस्व आ रहा है, राजस्व वसूला ज़्यादा जाता, भेजते कम वहाँ पर। तो बोले यार ये तो, इंग्लैंड की गवर्नमेंट बोली यार ये तो लॉस में जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई जाहिर सी बात है, शुरुआत में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाद में कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि यार पहले तो ज़्यादा आता था, अब कैसे कम आने लगा है। तकलीफ है ना ये। तो बोले नहीं यार ये तो गड़बड़ बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, एक इसका ट्रिक निकाला, एक तरीका निकाला, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला। ऐसा आजकल भी लोकल बिजनेसमैन लोग करते हैं इसको, है ना, सब अंग्रेजों से सीख सीख के कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, उन्होंने बोला भाई कि 1793 में चार्टर्ड अधिनियम निकाला, उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई अब भारत में जो भी अधिकारी और कर्मचारी हमारी ओर से काम कर रहे हैं उनको वेतन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वेतन में कोई ऐसा कुछ नहीं है, वेतन मिलेगा, लेकिन वो वेतन कहाँ से निकलेगा, तो वो भारत से प्राप्त राजस्व में से ही देंगे। मतलब सीधी सी बात है, यदि आप राजस्व कम देते हो या राजस्व नहीं देते हो तो आपका वेतन रुक जाएगा वहीं पर। अब जो काम कर रहे थे उनके ऊपर विपत्ति आ गया। कैसे विपत्ति आ गया, भैया अब तो राजस्व वसूलना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, तो अपना जो हिंदी में बोलते हैं पेमेंट, है ना, अब हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं पेमेंट या पगार कहाँ से निकलेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग नियम पारित करते, अंग्रेज लोग भी बहुत बढ़िया बुद्धि लगाते थे, है ना। ठीक है। तो ये था किस एक्ट के माध्यम से निर्धारित किया गया कि भारत में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से मिलेगा, तो 1793 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन को देखते हैं ना। 21वां क्वेश्चन आ गया हम लोग, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। चलिए देखिए विकल्पों को, चलिए मैं सही गलत कुछ भी क्लिक करूंगा, है ना।
ताकि सही और गलत दोनों को आपको पता चले। तो 1813 में एक चार्टर्ड अधिनियम आया अंग्रेजों का। उस अधिनियम में अंग्रेज सरकार ने क्या कहा, अर्थात ब्रिटेन की सरकार ने क्या कहा, अभी तक कौन व्यापार कर रहा है भारत में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। तो अभी तक क्या था, जो इंग्लैंड के सरकार थे उसने केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकृत किया था कि भाई आप ही केवल व्यापार करोगे, ब्रिटेन की ओर से और कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा वहाँ पर। अब ये 20 साल पूरे हो गए इसको व्यापार करते हुए। तो अब ब्रिटेन की सरकार ने क्या बोला कि भाई आपका अधिकार पत्र हम 20 साल के लिए और बढ़ाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब लोग आए थे 216 लोग थे टोटल, तो इन्होंने बोला कि भाई हम आपका अधिकार 20 साल के लिए और बढ़ाते हैं, आप जाओ 20 साल और व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपके अलावा और लोग भी व्यापार कर सकेंगे। समझ में आया? तो इसके माध्यम से अधिकार पत्र को, व्यापार करने के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब और लोग भी भारत के साथ अब व्यापार कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की सरकार को अन्य नागरिकों, ब्रिटेन की सरकार ने अन्य नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार खोल दिए? चलिए क्लिक करता हूँ मैं 1813। तो 1813 अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्रिटेन का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है वो 20 साल के लिए बढ़ा तो दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला, वो ये बोलता है कि अन्य नागरिक भी भारत के साथ व्यापार करेंगे, मतलब अन्य नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने के द्वार खोल दिए गए। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम या एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया? चलिए टिक करें, 1833। 1833 में ब्रिटेन की सरकार ने एक चार्टर्ड अधिनियम पारित किया, और चार्टर्ड अधिनियम पारित करके ब्रिटेन की सरकार क्या बोलती है कि भाई आज के बाद, है ना, आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, वो केवल और केवल ब्रिटेन की सरकार की ओर से भारत पर सत्ता चलाएगी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया और भारत पर उसका काम केवल और केवल ब्रिटेन की गवर्नमेंट की ओर से सत्ता चलाना रह गया। ठीक, आगे बढ़ें। किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया? चलिए मैं टिक करता हूँ, 1833 में ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड की सरकार ने एक नियम पारित किया जिसमें बंगाल का जो पद था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसके पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद का नाम गवर्नर जनरल किया गया? तो 1833। ठीक है, आगे बढ़ें। अब अगला प्रश्न देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? (1833) थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैंने पहले ही बताया आपको, सभी अंग्रेज अच्छे नहीं थे तो सभी अंग्रेज बुरे भी नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। तो दास प्रथा, भारत में क्या होता है, प्राचीन काल से दास प्रथा चली आ रही। दास प्रथा मतलब किसी को भी रख लेते हैं नौकर, कमियां बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, नौकर रख लेते हैं, कमियां रख लेते हैं, फिर उसको पैसा दें चाहे मत दें, है ना, चाहे कम पैसा दें, उसको बाध्य कर देते हैं, तू काम करेगा तो मेरे इच्छा करेगा, दूसरे के यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दास प्रथा है। दास प्रथा भारत में चली आ रही थी। कुछ अंग्रेजों ने इसको देखा, अब बोले यार ये तो बहुत गलत है। भाई काम करने वाले का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चाहेगा तो आपके यहाँ काम करेगा, चाहेगा तो काम नहीं करेगा, आप उसको दास या गुलाम तो नहीं बना सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ सब अंग्रेज बुरे नहीं थे, कुछ अंग्रेज बुरे थे, कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे, है ना, बोलते हैं ना पांचों उंगली एक बराबर नहीं होता, वैसा टाइप से। तो 1833 में चार्टर्ड अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट रूप से एक ऑर्डर पारित कर दिया, एक आदेश पारित कर दिया कि भारत में दास प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अर्थात भारत के वह हिस्से जहां अंग्रेजों का शासन है, आज के बाद कोई दास नहीं रखा जाएगा। किसी की इच्छा है तो वो काम करेगा और किसी की इच्छा नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने और दंड का प्रावधान किया गया। तो बोलेगा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से। ठीक है, आगे बढ़े। 26वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के आधार पर भारत में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया? चलिए मैं विकल्प क्लिक करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था, उसमें ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग और वर्ण, अर्थात ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम छत्तीसगढ़ी बोलते हो तो तुम अंग्रेजी बोलते हो तो तुम हिंदी बोलते हो, है ना, या तुम गांव में जन्मे हो, तुम शहर में जन्मे हो, इस आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते आप। यदि ऐसा किसी को करता पाया गया, भेदभाव करते किसी को पाया गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और उसको क्या होगी, सजा होगी। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि भाई प्रतिबंधित कर दिया, है ना, कि ये सही नहीं है, भारत में इस प्रकार का नहीं कर सकते आप अब। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्णतः इसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया भारत में। तो पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया, तो 1833। आगे बढ़ें, आखिरी प्रश्न खेलते हैं अपन। तो भारत में विधि आयोग का गठन कब किया गया? देखिए विकल्प को मैंने क्लिक कर दिया है। 1833। 1833 में जो चार्टर्ड अधिनियम आया था, उसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में एक विधि आयोग के गठन की बात की, और उस विधि आयोग के गठन के लिए अध्यक्ष बनाया गया किसको, लॉर्ड मैकले को। देखिए अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूंगा। तो हमने ये क्वेश्चन, मेरा पूरा अपन ने ये चीज़ खेल लिया है ना, सही गलत क्या। तो ये ऐप एक बार मेरा वीडियो देख लिया कीजिए बढ़िया से, है ना, और उसके बाद आप क्या किया कीजिए, खुद से ये ऐप, इसका जो ऐप है ये, इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप चैन ट्यूटोरियल्स करके सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या ये जो मोबाइल नंबर मेरा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना, इस पर मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मेरे से लिंक ले लीजिए ऐप का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से एक बार आप बढ़िया से वीडियो देखिए, समझिए, और उसके बाद खुद से खेलिए इसको, क्विज को। एक बार दो बार खेलो, पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत तुमको नहीं पड़ेगी, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में पूरा क्वेश्चन बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक और प्लस जो जो क्वेश्चन आता है मैं सब क्वेश्चन को जोड़ दूंगा, है ना। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से ज़्यादा नंबर गेन करो, एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ, बढ़िया, है ना। ठीक है, सपना पूरा करो अपना। और इस प्रकार से आप इस क्विज को खेलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि लाइव क्लास जैसे ही मैं लेता हूँ तो आपको उसके बारे में पता चलते जाए, है ना। लाइव क्लास भी बढ़िया अटेंड करो, और मैं ऐसा ही वीडियो को लाते रहूँगा आपके लिए। तो इस ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, अब देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ऐप का। यहाँ नेक्स्ट करो, ये लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर क्या कर दो, आप फिनिश कर दो। फिनिश करने पे क्या होगा, आप पूरे भारत पे, पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे, जहाँ जहाँ के बच्चे भी पूरे भारत में आप ये टेस्ट को देंगे, आप इसका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप इसका रैंकिंग चेक कर सकते हो। जैसे टोटल क्वेश्चन 27 थे, स्किप में एक ठो किया था, राइट आंसर में 23 दिया, जिसका एक नंबर के हिसाब से मेरे को 23 नंबर मिला होगा। रॉन्ग आंसर में 3 दिया, तो 0.25 के हिसाब से माइनस होगा। तो मेरा नंबर जो बना वो 22.25 बना, है ना। तो ये टोटल मेरी मार्किंग हुई। तो देखो बढ़िया से, हम थोड़ा टाइम लगा, हालांकि पढ़ भी लिए, समझ भी लिए वो चीज़ को, है ना। अब यहाँ पर क्या करना, माई रैंक पे क्लिक करना। ठीक है, तो जैसे आप माई रैंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका रैंक आपको पता चल जाएगा, है ना। आलोक, मैं चैन ट्यूटोरियल का फैकल्टी हूँ, तो मेरा तो थोड़ा नंबर आना था, है ना। मैं तो आपको समझाने के लिए किया था, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए जानबूझ के कुछ विकल्पों को गलत क्लिक किया। आप भी परफेक्ट हो सकते हो, बढ़िया से पढ़ो, है ना, तर्क संगत पढ़ो जो भी चीज़ को पढ़ते हो। तो इस प्रकार से आप अपना रैंक को भी चेक कर सकते हो। फ्री है ऐप, डाउनलोड कर लो, है ना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, है ना, जिससे लाइव क्लास को अटेंड कर सको। ठीक है, क्योंकि जो विज्ञान होता है, गणित होता है, उसका लाइव क्लास में ही वो चीज़ समझ में आएगा आपको। तो मैं जल्दी ही आप
के लिए दूसरा वीडियो लेके फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार, आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।